हाय फ्रेंड्स, मैं अवनीश सिंह KYMS एकेडमी से। आज हम लोग अपने हिस्ट्री का सेकंड लेक्चर अपलोड कर रहे हैं, जो वैदिक पीरियड है सी मैट के लिए। ये हम लोग कवर करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि वैदिक पीरियड कहाँ से स्टार्ट होता है, कैसे स्टार्ट होता है, और इसमें कौन कौन से प्लेसेस थे जो वैदिक पीरियड के अंदर आते थे, कौन थे वैदिक आर्यंस, कहाँ से आए थे, इनका नेटिव होम क्या था, और इससे जो भी स्टैटिक पार्ट के क्वेश्चंस आने वाले हैं वो सब हम कवर करेंगे। लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में हम कुछ फैक्चुअल चीजें आपको बताएंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और वो इन बिटवीन दिस स्टडी कवर करना पॉसिबल नहीं है। तो लास्ट तक बने रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वैदिक पीरियड में सबसे पहले हमें ये पता चलना चाहिए कि इसके पहले जो हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन देखा था, इंडस वैली के लोग कौन थे। तो इंडस वैली के लोगों को हमने देखा था कि उनको हिस्ट्री में नेटिव इंडियंस माना गया है। और जब हम वैदिक आर्यंस की बात करते हैं तो ये कंट्रोवर्शियल फैक्ट है, लेकिन अगर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आ जाए कि वैदिक आर्यंस का नेटिव होम ऑफ आर्यास क्या था, या वैदिक लोगों का क्या नेटिव होम था, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको क्या लगाना है, क्या सही आंसर होगा। कुछ हिस्टोरियंस हैं जिनके पॉइंट ऑफ व्यू पूछे जाते हैं, जैसे बीजी तिलक हो गए, मैक्स मुलर होगा, ये इनका मतलब हिस्ट्री में काउंट किया जाता है और ये आंसर हमें लगाना है। तो देखो, आर्यंस जो थे ये कहीं सेंट्रल एशिया से आए थे, ऐसा मैक्स मुलर साहब का मानना है, और हमें एग्जाम में यही लगाना है। अगर हमें किसी का रेफरेंस नहीं दिया है कि अकॉर्डिंग टू दिस हिस्टोरियन, तब तक हमें मैक्स मुलर का ही थ्योरी लगाना है कि जो आर्यंस थे वो सेंट्रल एशिया से आए थे। इसके एविडेंस ये है कि हमें बुगास कोई इंस्क्रिप्शन मिला है। कहाँ से? टर्की से, जिसको एशिया माइनर भी कहते हैं। इसमें वैदिक गॉड के नेम मेंशन है, जैसे इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य। तो ये देवताओं के नाम, ये वैदिक गॉड्स के नाम, ये बात, इससे हम लिंक कर पाते हैं कि आर्यंस जो थे वो हमारे सेंट्रल एशिया से आए थे। एक बीजी तिलक ने बुक लिखी है आर्कटिक होम ऑफ वेदास, मतलब वैदिक लोगों का एग्जैक्टली घर कहाँ था, तो आर्कटिक उन्होंने माना है। ठीक है, रसिया के अपर पार्ट वाला रीजन। तो ये भी एक आंसर हमारा। तो अगर वीजी तिलक के अनुसार पूछा जाए हमें, तो हमें क्या लगाना है? आर्कटिक होम ऑफ वेदास। इट मींस उनकी बुक का नाम है आर्कटिक से आए थे। मैक्स मुलर सेंट्रल एशिया बताते हैं, हमें जनरल आंसर में यही लगाना है। आए किधर से थे, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। तो खैबर पास से आए थे ये लोग। इनका ओरिजिनेशन कहाँ से था, क्या था, तो खैबर पास से ही आए थे इंडिया में। और जिस रीजन में ये आकर के सेटल होते हैं, वो रीजन ऋग्वेदा में जब हमने पढ़ा तो सप्त सिंधु के नाम से मिलता है। मतलब इंडस और उसके पैरेलल 7 अदर रिवर्स या ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस, ऐसा कुछ आप समझ सकते हैं। वो रीजन रहा इनका बेसिक, जहां पर ये आकर के सेटल डाउन हुए। देन आफ्टर ये गैंगेटिक, इंडो गैंगेटिक प्लेन में एंटर करेंगे, गंगा यमुना के मैदान में, और फिर वहां पर इन लोगों का एक्सपांसन होगा। आगे हम चलेंगे तो लेटर वैदिक एज देखेंगे। फिर उसमें हम देखेंगे कि राइजिंग ऑफ महाजनपद्स, फिर राइजिंग ऑफ मगध मिलेगा हमें। तो ऐसा हम इसको लिंक वाइज पढ़ते चलेंगे। पर बेसिकली अभी हमें ये याद रखना है कि आर्यंस कहाँ से आए, कहाँ आकर के बसे, इसके क्या प्रमाण है, बोगास को इंस्क्रिप्शन क्या है, किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, इसका सोर्स क्या है, तो वैदिक लिटरेचर। तो अगर हमें देखा जाए कि आर्यंस का सोर्स क्या है, तो वैदिक लिटरेचर, जिसमें मेनली वेदास हैं, 4 वेदास आप जानते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। जिसमें से पहले 3 वेद को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिवेद, या जॉइंटली उसको हम लोग वेदत्रयी बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा याद रखना, जिसको अपौरुषेय कहा गया है। अपौरुषेय मतलब जिसको किसी ह्यूमन ने नहीं लिखा हो, ब्रह्मा की बातें, या ऐसा समझ लो कि क्रिएटेड बाय गॉड। और इसको किस फॉर्म में? तो पहले हमारे पास लिटरेचर नहीं, स्क्रिप्ट नहीं है। और स्क्रिप्ट नहीं है तो ये श्रुति, मतलब हियरिंग्स के फॉर्म में जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर किया जाएगा। फिर बाद में जब लिटरेचर, लेटर वैदिक एरिया में हमारे पास स्क्रिप्ट आ जाएगा, संस्कृत स्क्रिप्ट, और फिर उसमें वेद लिख दिए जाएंगे। तो अब कभी हमसे पूछा जाए कि रिटर्न फॉर्म में वेदास कब अवेलेबल हुए हमें, तो लेटर वैदिक एज में। ठीक है, ऋग वैदिक एज में ये अपने हियरिंग्स के फॉर्म में, जिसको श्रुति बोला गया, वैसे रहे। ठीक है, फिर इसका टाइमलाइन हमसे पूछा जाता है कि वैदिक पीरियड का टाइमलाइन क्या है। तो 1500 बीसी टू 600 बीसी को हम लोग वैदिक पीरियड काउंट करते हैं, थोड़ा सा आगे पीछे, पर आपको एग्जैक्ट डेट यही याद रखना है। अर्ली वैदिक को, मतलब जिसमें, जिसको ऋग वैदिक एज हम बोलते हैं, वो 1500 टू 1000 बीसी था।
जानते हैं ये नोमैडिक लोग थे जो भारत में आए और आकर के हमारे यहाँ सप्त सिंधु में सेटल हुए और अपने आप को आर्य बुलाए। आर्य का मतलब क्या है, कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ देता है कि एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ आर्यास क्या है। तो ये सुपीरियर, आर्यंस का मतलब क्या है, सुपीरियर या जो श्रेष्ठ हैं वो आर्य है। क्लियर है। तो अर्ली वैदिक एज 1500 to 1000 एंड देन 1000 to 600 बीसी जो है वो लेटर वैदिक एज है। क्लियर है। सोसाइटी कैसी थी, कैसे लोग थे, ये हम आगे देखेंगे, लेकिन बेसिक आप जान लो कि नोमैडिक पीपल हैं, आकर के बसे हैं, तो इनका रूरल सिविलाइजेशन होगा, मतलब ग्रामीण सभ्यता ये लोग डेवलप करेंगे और ग्रामीण सभ्यता में पेट्रियार्कल सोसाइटी के साथ ही आगे बढ़ेंगे, मतलब यहाँ पर फादर मेन इंपॉर्टेंट होंगे या मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी आप कह सकते हैं, यहाँ पर मेल के नाम चलते होंगे। ऐसा नहीं है कि फीमेल्स का यहाँ पर कोई सिचुएशन खराब है या बुरा है, ऐसा कुछ भी नहीं। फीमेल्स इक्वल पार्टिसिपेट किया करती थी, क्योंकि हम ऋग्वैदिक एज को जब देखेंगे तो वहां पर हाईली एजुकेटेड फीमेल्स मिलती हैं। यजना में, जिसको यज्ञ हम बोलते हैं, उसमें इनका प्रॉपर देखा जाएगा कि मेल के साथ पार्टिसिपेट कर रही है, एजुकेशन गेन कर रही है, तो मतलब एजुकेशन ले रही है और यजना कर रही है, तो इक्वल पार्टिसिपेशन हो गया सोसाइटी में। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन अगर देखा जाए तो ये लोग, अगर अर्ली वैदिक एज को हम देखें तो देखिए, जैसे कि हमने यहाँ पे मार्क कर रखा है कि ये कौन थे, तो ये थे हमारे ट्राइबल सिस्टम था, मतलब जो सोसाइटी था वो ट्राइब सोसाइटी में थे, मतलब ग्रामीण लोग हैं, ट्राइबल कम्युनिटी में घूमने वाले लोग छोटे छोटे कबीला बना करके रहना शुरू किए। कभी कभी, हालांकि ऐसा नहीं पूछना चाहिए, बड़े एग्जाम से ऐसे पूछा करते हैं जो आईएएस वगैरह है, कि कितने लोग होते थे मैक्सिमम, एक ट्राइबल कम्युनिटी जो एक इनका जन बनाया इनने, उस एक जन में कितने लोग होते थे, तो लगभग 50 लोग मैक्सिमम हो सकते थे, उससे कम ही होते थे कहीं। तो फिर इनका ऐसा सोसाइटी जो था वो बटा हुआ था, ग्रम, ग्राम, जन, जन, विश, ग्राम, देश, ऐसा था ये राज्य। तो इसमें जो जन था वो सबसे बेसिक था, और जन का जो हेड होता था उसको हम राजन बोलते थे, ठीक है ना। तो चीफ ऑफ जन वॉज राजन, और ये जनरली इलेक्टेड होता था। देखो ट्राइबल कम्युनिटी है तो जो किंग होगा इनका, या जो हेड ऑफ उस कम्युनिटी का होगा, उस ग्रुप का होगा, उसको हम क्या बोलते थे, राजन बोलते थे, और उसको उसी में से जो लोग रहते थे वो इलेक्ट कर लेते थे, ठीक है। इसमें कोई सेंट्रलाइज मोनार्की नहीं था, मतलब कोई बहुत राज्य तंत्र जैसा कुछ नहीं है, राजा नहीं है, डेमोक्रेटिक एलिमेंट आपको दिखेगा। लेटर वैदिक एज में क्या आएगा, किंगडम आ जाएगा, महाजनपद आएंगे, मतलब ये कबीला क्या होगा, आपस में लड़ेंगे या एक दूसरे को कॉन्कर करेंगे या एक दूसरे में मिल जाएंगे। इसका प्रॉपर एविडेंस हमें नहीं मिलता है, हाँ कुछ जगह पे वॉर का वो मिलता है। जैसे कभी आपसे पूछा जाए कि 10 राजन वॉर या 10 राज्य वॉर जो हुआ था, उसका सोर्स क्या है, तो कबीला है भरत, और भरत कबीले का जो हेड है वो है सुदास, और सुदास 10 राजाओं के अगेंस्ट लड़ते हैं, मतलब 10 किंग्स, 10 राजन वॉर नामी है, 10 किंग्स इनके अगेंस्ट है, और उनको ये रावी रिवर के कोस्ट पे डिफीट करते हैं और उनके किंगडम्स को ये कॉन्कर कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें ऐसा लगता है कि ये जो ट्राइबल कम्युनिटी थी, छोटे छोटे लोगों में बटा हुआ था, ये राज्य धीरे 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 मर्ज होने लगा, ट्राइब्स आपस में मर्ज होने लगे, और फिर धीरे धीरे इनने क्या बनाया होगा, जनपद। और फिर जनपद जब आपस में जुड़े होंगे तो महाजनपद बना होगा। जब हम देखते हैं लेटर वैदिक एज में, तो लेटर वैदिक एज के एंड एंड में या उसके बाद थोड़ा 16 महाजनपद, सोंडस महाजनपद, हम जब अपने बुद्धिज्म की बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें हमें सोंडस महाजनपद का इंफॉर्मेशन मिलता है, जिसमें 16 महाजनपदों की बात की गई, उनके प्रॉपर कैपिटल दिए हुए हैं, कुछ किंग्स के भी इंफॉर्मेशन मिलते हैं वहां पे कि कौन किंग वहां पे रूल कर रहा था। फिर हम लोग देखेंगे आगे चल के कि मैंने पहले भी आपको बताया, जैसे कि मगध का राइजिंग होगा, और फिर मगध पूरे इंडिया को लगभग लगभग रूल करेगा। ब्यूरोक्रेसी यहाँ पर था, सेनानी थे, आर्मी चीफ थे, ये सारी चीजें थी। और सभा और समिति जो पहले थी ना, वो मेन एडवाइजरी बॉडी जैसा या रूलर के अंडर में काम करने वाली मेन दो संस्थान थी, और ये काम करती थी, ये डिक्लाइन होने लग गई लेटर वैदिक एरा में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देख लेना। स्टैंडर्ड आर्मीज था, ये आप रीड करते चलना। स्विफ्ट था वो ट्राइबल गवर्नेंस स्ट्रक्चरल किंगडम था, ठीक है। ट्रेडिशनल ट्राइबल गवर्नमेंट था, हायरार्की ये लोग मेंटेन करते थे, साथ में हेरिडेटरी मोनार्की था, मतलब राजा का बेटा आगे चल के राजा बनने लग गया लेटर वैदिक एज में, पहले तो वो इलेक्टेड होता था, ठीक है। सोसाइटी को अगर हम देखें तो हमने पहले भी देखा, नोमैडिक लोग थे घूमते हुए, कहीं ना कहीं ग्रेजिंग फील्ड या किसी उसमें आ गए, वहां के एडवर्स कंडीशन की वजह से हम
ये कंट्रोवर्शियल है, पर मैं जो सोर्स आप यूज कर रहा हूँ और जो हमारे एग्जाम में आता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो कहीं अदरवाइज मत लेना आप, किसी और बुक में बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं, पर जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो आंसर हम लगा करके एग्जाम में नंबर पा सकते हैं, मैं वो बातें कर रहा हूँ आपसे। तो अर्ली वैदिक पीरियड में जो था वो सिंपल पास्टोरल लाइफस्टाइल था, मतलब ग्रामीण लोग थे जिनका मेन बेस क्या होगा, कैटल फार्मिंग करते थे, काऊ और ऐसी चीजें पालते होंगे। ठीक है, वर्ण सिस्टम जो था वो बहुत फ्लेक्सिबल था, ये एक बहुत अच्छी चीज है। इंडस वैली में आप मार्क कर लेना और नोट भी करना, वर्णास, 4 वर्णास मिले हैं हमारे वैदिक कल्चर में, ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रास। ये इसमें कहीं भी ये नहीं था कि वैश्य जो है उसका सन जो होगा वो ब्राह्मण या शूद्र या क्षत्रिय नहीं हो सकता, या क्षत्रिय के साथ और ब्राह्मण के साथ ऐसा नहीं हो सकता। किसी का भी सन जो प्रोफेशन लेता था, मतलब जो प्रोफेशन ऑक्युपाई करता था, उसके अकॉर्डिंग उसका वर्ण हो जाता था। जैसे मान लो कि मैं वॉर अच्छा करता हूं तो मैं क्षत्रिय कहलाऊंगा, अगर मैं एग्रीकल्चर बहुत अच्छा करता हूं तो शूद्रास कहलाऊंगा, अगर मंत्र या एजुकेशन का काम करता हूं तो मैं ब्राह्मण कहलाऊंगा, वेदास पढ़ता हूं अच्छा तो ब्राह्मण कहलाऊंगा। तो ऐसी चीजें चलती थी। वुमेन जो थे, मैंने पहले ही बोला था कि सेरेमनीज में इक्वल पार्टिसिपेट करती थी, एजुकेटेड होती थी। जैसे आप कुछ वुमेन का नाम भी लिख सकते हो, लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपला, विश्वास, ये कुछ हाईली एजुकेटेड वुमेन है उस टाइम पे। और चाइल्ड मैरिज नहीं था, कहीं भी पर्दा प्रथा नहीं था, तो ये चीजें आपको याद होना चाहिए। लेटर वैदिक एज में कहीं ना कहीं वर्णा सिस्टम जो है ना वो बदलता हुआ दिखता है हमें, क्योंकि बहुत ज्यादा चेंजेस हो रहे होंगे, या क्या कारण रहा ये नहीं पता चलता है, बट हाँ वर्ण सिस्टम जो है वो चेंज हो गया। और ये ऑन द बेसिस ऑफ वर्क के जगह पे ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ बन गया। मतलब शूद्रास का जो सन होगा वो शूद्र होगा, ब्राह्मण का सन ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय का क्षत्रिय, वैश्य का वैश्य। तो ये चीजें थोड़ा सा आप याद रखेंगे, क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि कब ये ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ या बर्थ बेसिस हो गया, कब ये वर्किंग बेसिस पे या वर्किंग प्रिंसिपल पे बिलोंग करता था कि हम किस वर्णस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो कर्मकांड, टिपिकल कर्मकांड हम लोग बोलते हैं ना, वो लेटर वैदिक एज में स्टार्ट हुआ है। जैसे आश्रम, 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ था, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम और संन्यास आश्रम था। तो ये चीजें लेटर वैदिक एज में स्टार्ट हो जाएंगी। इसके साथ कहीं ना कहीं हमें ये भी देखने को मिलेगा कि वुमेन का जो रोल है ना लाइफ में या सोसाइटी में, वो थोड़ा थोड़ा डिक्लाइन होने लग जाएगा, मतलब फीमेल्स को कहीं कहीं बाज किया जाने लगेगा। तो ऐसी चीजें भी हमें लेटर वैदिक एज में दिखता है। ऋग वैदिक एज या प्री अर्ली वैदिक एज में तो बहुत अच्छी कंडीशन है फीमेल्स की। जब हम ऋग वेदास को पढ़ते तो कई वर्सेस ऐसा आए हैं कि फीमेल इक्वल पार्टिसिपेट कर रही है यज्ञ में, हवन में, जो भी प्रैक्टिस होता था उसमें। साथ में रिलीजन की बात करें तो देखो रिलीजन क्या है, कोई फिक्स रिलीजन हमें पता नहीं चलता है। हाँ ये वर्शिपर थे ये कंफर्म है, मतलब ये क्या करते थे कि रिलीजन में पूजा पाठ तो करते थे, पूजा पाठ में मीडिएटर गॉड के फॉर्म में ये अग्नि का यूज करते थे। जैसे मान लो कि मुझे इंद्र को कुछ रिक्वेस्ट करना है या इंद्र से कुछ कहना है कि इंद्रदेव बारिश करवा दीजिए, हमारे जो क्रॉप्स हैं वो खराब हो रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, अग्नि के थ्रू कहूंगा, क्योंकि अग्नि कौन थे, मीडिएटर गॉड। आज भी यही होता है, हम लोग हवन करते हैं, अग्नि को कुछ अर्पित करते हैं और देन आफ्टर उस गॉड को रिक्वेस्ट करते हैं। तो ये क्या है, नेचर ऑफ वर्शिप जो था वो गॉड था, और गॉड जो थे वो रिप्रेजेंट किसको करते थे, नेचर को या नेचुरल फोर्सेस को। जैसे इंद्र जो थे, देखो आप, गॉड ऑफ रेन है, थंडर है, प्रोटेक्टर ऑफ द ट्राइब्स हैं, ठीक है। अग्नि जो है वो फायर गॉड है और मीडिएटर बिटवीन ह्यूमन एंड गॉड है। मीडिएटर मतलब ऐसा कि आपको कुछ गॉड से कहना तो डायरेक्टली अग्नि से कह दो, वो गॉड तक आपकी बात पहुंचा देंगे और देन आफ्टर आपका काम हो जाएगा। सोम जो है वो डाइटी ऑफ रिचुअल ड्रिंक्स है, ठीक है। इनको कई बार प्लांट्स के गॉड के फॉर्म में भी जाना गया है, तो आप ये भी देख लेना। मारुत हैं जो बहुत ज्यादा आंधी तूफान लाते हैं। तो ऐसे मल्टी गॉड हैं, बहुत सारे भगवान हैं, उनको अलग अलग टाइम पे अलग अलग हमारे जब वो होते थे तो पूजा किया जाता था, मतलब एज पर नीड, ऐसा आप कह सकते हो। रिचुअल जो था सिंपल है, कंडक्ट जो है वो घर पे ही किए जाते हैं, फैमिली हेड इसको परफॉर्म करते हैं, साथ में ब्राह्मण्स आते थे, मंत्र पढ़ते थे, ठीक है। मल्टीपल गॉड मैंने बता दिया। कोई एक चीज और कि यहाँ पर मंत्रास के थ्रू गॉड की वर्शिप की जाती थी, कहीं भी कोई आइडल वर्शिप नहीं है।
मतलब कोई टेम्पल नहीं होगा, कोई गॉड का स्कल्पचर नहीं मिलेगा आपको, ये चीजें आपको पता होना चाहिए। लेटर वैदिक एज के बाद थोड़ा बहुत आपको कुछ स्कल्पचर्स देखेंगे, हालांकि स्कल्पचर तो एग्जैक्टली गुप्तन डायनेस्टी से दिखने स्टार्ट होते हैं, तो हम इसको अभी यहाँ पे इग्नोर कर देते हैं। रिचुअल्स में लेटर वैदिक एज में जो नया चीज आया है रिलीजन में, वो आया है अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ अगर हिंदी में बोले तो। और ये क्या है, तो यहाँ पर क्या होता था कि जो किंग है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अश्वमेध यज्ञ का इंट्रोडक्शन अर्ली वैदिक एज में हुआ है लेटर वैदिक, तो ये लेटर वैदिक में जो भी कर्मकांड से रिलेटेड चीजें आपको लगे ना और कभी भूल जाओ तो लेटर वैदिक एज में लगाना, आपके आंसर 70 80 90% तक करेक्ट होंगे। ठीक है, तो अश्वमेध यज्ञ में होता क्या था कि एक हॉर्स की पूजा करके और छोड़ दी जाती थी, उसके पीछे मिलिट्री चलती थी, जहां जहां हॉर्स जाता था मार्केशन करते या डिमार्केशन करते जाते थे कि अब हमारी टेरिटरी हो गई। अब इसमें जैसे मान लो किसी ने उस हॉर्स को रोक दिया, तो उसके साथ वॉर होगा, और फिर वॉर में जो जीतेगा उसका पूरा स्टेट हो जाएगा, वो उस पूरे एरिया को कॉन्कर कर लेगा। तो ये था हमारा अश्वमेध यज्ञ। ठीक है, इसके लिए ब्राह्मण आते थे, ऋषि आते थे, वो पहले पूजा करते थे एंड देन आफ्टर अश्वमेध यज्ञ स्टार्ट होता था। ठीक है, फिलोसॉफिकल एवोल्यूशन जो है वो उपनिषद आ गए, और उपनिषद आएगा तो चीजें थोड़ी रिजिड हो जाएंगी। तो उपनिषद आ गए, चीजें कर्मा बेस्ड चीजें होने लगेगी, जैसा करोगे वैसा आपको सफर करना पड़ेगा। मोक्ष सेल्वेशन की बातें होने लगेंगी कि हमें सेल्वेशन चाहिए तो अपने कर्मा को ठीक करना होगा, वर्शिप पे फोकस करना होगा। ठीक है, आत्मा का कॉन्सेप्ट तो पहले से भी था थोड़ा बहुत, पर वो इटर्नल सोल के फॉर्म में इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा, और मोनोथिज्म आ जाएगा सोसाइटी में हमारे। तो ये चीजें आप थोड़ा सा याद रखें। ठीक है, इकोनॉमी में देखा जाए तो इकोनॉमी इनका कुछ बहुत वो नहीं है, मतलब एकदम से डेवलप्ड इकोनॉमी नहीं मिलेगा। जो भी प्राइमरी वेल्थ का वो है ना, सिंबल है ना, वो कैटल है। जैसे मान लो कि मेरे पास 50 गाय हैं और किसी के पास 10 गाय हैं, तो 50 गाय वाला पर्सन अमीर है और 10 गाय वाला पर्सन गरीब है। तो ये ऐसी चीजें थोड़ी सी रही हैं। कैटल और ग्रेन्स, चूंकि एग्रेरियन सोसाइटी है तो एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी में क्या होता है, जानवरों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। दूसरा, फूड ग्रेन होना चाहिए, क्योंकि फूड ग्रेन बेस ऑफ लाइफ होता था उस समय। और बेसिक जो इनका था वो एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी थी, तो देख ही लिया हमने। और इकोनॉमी में करेंसी के फॉर्म में कुछ बहुत ज्यादा यूज नहीं करते थे, ये बार्टर किया करते थे। जैसे मान लो कि मेरे को पॉटरी का कुछ चाहिए, तो मैं कुछ फूड ग्रेन्स दे दिया और उससे पॉट ले आया। किसी को कुछ और चेंज करना हो तो बार्टर, मतलब वस्तु विनिमय बोलते हैं इसको, सामान के बदले सामान, कोई स्पेसिफिक करेंसी नहीं है। लेकिन लेटर वैदिक एज में जब हम आएंगे तो यहाँ पर हमें दो करेंसी दिखेगा। निस्क, यहाँ पर आपको एक नाम है निस्क, आप इसको अंडरलाइन कर लेंगे और साथ में नोट भी किया करो, जब पढ़ने बैठा करो तो कॉपी लेके बैठा करो। कुछ चीजें स्लाइड में हम स्किप हो जाती है हमसे, तो जब याद आता है तो हम बता देंगे, ताकि इससे आपके नंबर बढ़ जाएंगे। तो निस्क और शतमान दो करेंसी ऐसी थी हमारे लेटर वैदिक एज में जो देखने को मिलती हैं। क्लियर है, और ये एग्जैक्टली कॉइन्स थे निस्क और शतमान, तो ये थोड़ा याद रखना। दूसरी चीज, आयरन का इन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रॉन्ज एज है, कॉपर एज है, तो कॉपर और आयरन के सोर्ड प्लॉ ये सब बहुत अच्छे नहीं होंगे, मतलब उनमें शार्पनेस नहीं होगी। तो इनने क्या किया, आयरन की डिस्कवरी कर ली, आयरन ढूंढ लिया और आयरन की मेटलर्जी करने लग गए। अब आयरन आ गया तो प्लॉ आ जाएगा, सोर्ड आ जाएगा। ठीक है, तो वॉर टेंडेंसी इनकी थोड़ी चेंज हो जाएगी, वॉर थोड़े अच्छे से करने लग जाएंगे, एरो आयरन के टिप लगाने लग जाएंगे उस पे। तो इस तरीके से इनका थोड़ा मतलब चीजें सुधरेंगी। ठीक है, और धीरे धीरे क्या करेंगे, मार्केट डेवलप करेंगे। यहाँ पर जो टाउन इमरजेंस है ना, छोटे छोटे बाजार जैसी चीजें बनाएंगे जहां पर ये चीजों को बेचा करेंगे। क्राफ्टमैन हो गया, ट्रेडर हो गया, पॉटर हो गया, वीवर हो गया, वो चीजें ले जाकर के वहां पर सेल किया करेगा। ठीक है, तो हमने देखा कि एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी थी, केटल जो था और ग्रीन है वो वेल्थ का सिंबल है, और बार्टर चला करता था। लेकिन बाद में हमें कहीं कहीं वो भी मिलता है, निस्क और सतमान कॉइन मिलते हैं, आयरन टूल्स आ गए, ये चीजें आपको पता होना चाहिए। गिल्ड्स जो है वो आ गए, ट्रेड एंड क्राफ्ट डेवलप्ड हो गया, छोटे मार्केट डेवलप्ड हो गए, है ना। बहुत बड़े ये सिटी और टाउन कोई बहुत डेवलप्ड नहीं थे, छोटे छोटे मार्केट जैसे थे। ठीक है, और वीविंग, पॉटरी, मेटलर्जिकल मतलब लोहार लोग, ये सारी चीजें डेवलप्ड होने लग गई, और धीरे धीरे हमारी सोसाइटी कहीं अपलिफ्टमेंट की और इकोनॉमिकल बेसिस पे चलने लग जाएगी। क्लियर है। मेमोरेबल फैक्ट में अगर हम देखें तो ये कुछ फैक्ट हमने वो ऐड किए हैं जो आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, और पढ़ाते समय ये छूट जाते हैं। जैसे वेद कितने हैं, तो 4 वेद हैं। एंशियंट मोस्ट वेदा कौन सा है,
तो ऋग्वेद हम जानते हैं। अब इसमें ये भी पूछा जाता है कि इसके कौन से पार्ट सबसे एंशिएंट है और न्यूली एडेड पार्ट क्या है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देता है। तो देखो, सेकेंड टू सेवेंथ पार्ट जो है वो एंशिएंट मोस्ट है, ये आपको याद होना चाहिए। और फर्स्ट और 10th पार्ट जो है वो न्यूली एडेड है। आपसे ये भी पूछा जाएगा कि चातुर्वर्ण समाज जो है, 4 वर्ण, वो कहाँ मिला। तो वो ऋग्वेद, उसका सोर्स जो है वो क्या है, ऋग्वेद है। वो 4 वर्णों की बातें की गई है, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय। और इसमें इसके बर्थ की कुछ स्टोरीज भी हमें मिलती हैं बुक में। जब आप किसी हिस्ट्री की बड़ी बुक पढ़ोगे तो आपको मिलेगा कि ब्रह्मा जो है उनके माउथ से बर्थ हुआ है किसका। तो अच्छा, ये सारे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट हैं ब्रह्मा के, कहीं भी इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं था कि माउथ जो है वो माउथ से बर्थ हुआ है ब्राह्मण का, हैंड से जो हुआ है वो क्षत्रिय है, स्टमक से जो हुआ है वो वैश्य है, और लेग से जो हुआ है वो शूद्राज या जंघाओं से, ऐसा बताया जाता है कई जगह पे आप देखोगे। तो इसमें एग्जैक्टली देखा जाए तो ये वर्किंग बेसिस ही तो है। जो क्षत्रिय है वो और करता है, उसके हाथ मजबूत है तो वो और कर रहा है, दूर दूर तक जाकर के खेतों में काम कर रहा है, पैर मजबूत है, शरीर मजबूत है, तो वो शूद्राज है। जो बोलने का मतलब अपने माउथ का मंत्राज पढ़ रहा है बहुत उसका। तो इस बेसिस पे भी अगर हम देखें तो मेरे को लगता है कि कुछ ऐसा था वो। पर ठीक है, यजुर्वेद आप जानते हो। तो अब इसमें अत्रि और कसदकी इसके क्या है, तो आपसे पूछे जाएंगे ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो शतपथ है। अब ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, ये नोट्स हैं ब्राह्मणों के द्वारा बनाए गए, उन्हीं वेदास से निकले हुए, उनका एलिबरेटेड फॉर्म आप समझ सकते हो उनको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, सामवेदा का जो है वो पंचविश है, षंडविश है। इसमें पंचविश आप अच्छे से याद रखना, जैमिनी वगैरह याद रह जाए तो ठीक है। यहाँ पर ऋग्वेदा में ऐतरेय याद रखना, कौशिकी याद रखना, ठीक है। संख्यान नहीं भी याद रहे तो चलेगा। यजुर्वेदा में सतपथ इंपॉर्टेंट है, सामवेदा में पंचविश बताई दी आपको, अथर्ववेद में गोपथ। ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि ब्राह्मण ग्रंथ है। इसके साथ क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि सबसे लेटेस्ट वेदा कौन सा है, तो अथर्ववेद। कई बार इसके राइटर का नाम भी पूछ देता है कि इसको किसने कंपाइल किया है, किसने राइट किया, तो ये अथर्व ऋषि ने किया था। अच्छा, राइटर और कंपाइलर में थोड़ा सा अंतर है। कंपाइलर मतलब जो उसको ढूंढ ढांड के इकट्ठा कर दे। जैसे अगर हमसे पूछा जाए कि वेदों के कंपाइलर कौन है, तो आप लगा सकते हो वेद व्यास जी को। ठीक है, उपवेदास क्या है, तो वेदों के ही कुछ निकले हुए पार्ट, मतलब वेदास से कुछ और चीजें जब निकाल ली गई तो उनको उपवेदा कहा जाता है। जैसे ऋग्वेद का उपवेद जो है वो आयुर्वेदा है। ये भी पूछा जाता है, आप जानते भी हैं आयुर्वेदा किससे रिलेटेड है, तो ये मेडिसिन से रिलेटेड है। फिर आया हमारा गंधर्व वेदा, ये है सामवेद का। ठीक है, धनुर्वेद आप जानते हैं आर्चरी से, गंधर्ववेद म्यूजिक से। तो सामवेद को कई बार ये भी माना जाता है कि इसी से बर्थ हुआ है इंडियन म्यूजिक का। तो कई बार हमसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडियन म्यूजिक का बर्थ किससे हुआ है, तो सामवेदा से। ठीक है, यजुर्वेदा जो है वो धनुर्वेद इसका उपवेदा है, इसमें आर्चरी से रिलेटेड आप देख रहे हैं। अथर्ववेदा का सिल्क वेदा याद रखना, बहुत सारी चीजें और भी दी हुई है पर आपको मेनली इसका सिल्क वेदा याद रखना है। ठीक है, तो ये चीजें आपसे पूछा जाता है। फिर क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि इनके पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं। ये आपका होमवर्क है कि जैसे होत्र ऋषि है तो वो किसको पढ़ते हैं। ठीक है, उद्गाता या उदात्र ऋषि है तो वो किसको पढ़ते हैं। ठीक है, जो ऐसे वेदास हैं, सामवेद को पढ़ने वाले ब्राह्मण को क्या बोलते थे या ऋषि को क्या बोलते थे, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये भी पूछा जाएगा, आपका होमवर्क है, आप ढूंढिए, थोड़ा सा नोट्स बनाइए। साथ में हमसे ऋग वैदिक रिवर्स के नाम पूछा जाएगा। जैसे कभी पूछा जाए कि ऋग्वैदिक नाम सिंधु किस नदी का है, तो इंडस का है। वितस्ता, तो वितस्ता जो है वो झेलम रिवर है। आस्किनी जो है वो चेनाब है। विप्सा जो है वो ब्यास है। परुष्णी रावी है। इनके अगर आप रीजन को याद ना भी करो तो चलेगा, पर एग्जैक्टली आपको ये जो ऋग्वैदिक नेम है ना, ये आपको याद होना चाहिए कि इंडस का ऋग्वैदिक नेम क्या है। जैसे सतुद्री है, ये सतुद्री नहीं है, सतुद्री है, सतलज का नाम है। ठीक है, दृष्टावती पूछा जाए तो एक घग्गर का नाम है। कुभा काबुल का नाम है। सुवस्तु जो है वो स्वाति नदी या सरस्वती नदी भी इसको माना जाता है कई बार, तो ये उसका नाम है। गोमती जो है वो गोमल रिवर है, अभी भी इसका गोमती ही नाम है, कई लोग गोमती ही बुलाते हैं अभी अगर आप देखोगे तो ये तो ठीक है, सेम है। तो ये चीजें थोड़ी सी, या गोमल भी आप याद रख लेंगे, गोमल का ऋग्वैदिक नेम क्या है, या स्वाति का ऋग्वैदिक नेम, या सुवास्तु किस रिवर का मॉडर्न नेम है, ऐसा भी क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान दे लेना। यहाँ पर आपके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने कवर किए। इसके साथ आपको ब्राह्मण ग्रंथ देखना होगा, अरण्यक देखना होगा कि ब्राह्मण क्या ग्रंथ क्या होते हैं, अरण्यक क्या होते हैं जो हर्मिट्स लिखते थे। अरण्यक मतलब जंगल। तो जब एजुकेशन इनका होता था ना, तो इनको बोला जाता था कि आपने जो भी पढ़ा है उसको जा करके अरण्यक मतलब जंगल में बैठ करके अपनी थिंकिंग और अपनी फिलोसफिकल बेसिस पे
नोट्स तैयार करो, तो उसको आरण्यक बोला जाता था। उपवेदास क्या होते हैं, उपवेदास कैसे ओरिजिनेट हुए हैं, तो उप मतलब होता है पास, ठीक है। तो ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये उपवेदास क्या है, ठीक है। उपनिषद क्या है, तो उपनिषद का मतलब, उप मतलब होता है पास और निषद मतलब होता है ज्ञान। तो जो हम टीचर के पास बैठ के, जैसे मान लो कि कोई बुक हम टीचर के पास बैठ के समझ रहे होते हैं, अपना नोट्स बना रहे होते हैं, तो वो टीचर के पास बैठ के बनाया गया नोट्स उपनिषद कहलाते हैं। तो ये भी देख लेना कितने उपनिषद हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट कुछ उपनिषद के नाम याद कर लें आप, तो मतलब चीजें और आसान हो जाएंगी और स्कोरिंग हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कंक्लूजन ये है कि ये जो एक, हम ये कह सकते हैं कि हमारे एंशियंट इंडिया का वो फेज जहां से ट्राइबल कम्युनिटी उठ करके फिर से छोटे छोटे शहर बनाने लगेगी, ठीक है। गवर्नेंस के साथ किंगडम आने लग जाएगा, गवर्नेंस स्टेबल होने लग जाएगा, किंगडम आने लग जाएगा। वो हमने देखा था कि महाजनपद है वो, जनपद जो है वो, ग्राम जो है वो बदलते बदलते धीरे धीरे जनपद में कन्वर्ट हो गया, फिर जनपद महाजनपद बना लेगा, और महाजनपद के बाद मगध पूरे लगभग लगभग इंडिया पे रूल करेगा, ये आप देखेंगे। हालांकि कुछ पार्ट उससे बचा रहेगा, पर लगभग लगभग पूरे इंडिया पे रूल करेगा मगध। तो ये देख लेंगे आप। वर्शिप कैसे करते थे ये आपने देख लिया, पॉलिटिकल सोशल रिलीजियस इनकी कंडीशन कैसी थी, ये कुछ फैक्ट इसमें और भी हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, ठीक है। बने रहिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपके सीमैट के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए से आए। तो आप लेक्चर देखते रहिए, और देखने के लिए वेरी वेरी थैंक यू।